जाइए। फिर भीतर मत आइएगा। नमस्कार। मैं एक बार आप सबके बीच दिल की बात फिर आपके लिए और देश के हालात और सामाजिक मानवीय व्यवस्थाओं का जो हाल है उस पर मैं रूबरू होना चाह रहा था। मुझको लगा कि एक लंबे अरसे के बाद मैं आपसे जिस छटपटाहट में मेरी दिल थी उसको मैं आपसे शेयर कर पाऊँ। मेरे मन में हमेशा एक सवाल उठता है कि इस देश में कभी 140 करोड़ लोगों की बात क्यों नहीं होती है। इस देश में कभी देश के सबसे बड़े तकदीर बनाने वाले, जो दुनिया की सबसे बड़ी ताकत युवा, जो सबसे बड़ी संख्या है, उसकी बात इस हिंदुस्तान में कभी क्यों नहीं होती। इस देश की सबसे बड़ी ऊर्जावान स्रोत, जो आम आदमी के लिए, मानवीय जीवन के लिए सबसे बड़ा, हम सब के लिए गौरव का विषय होता है, किसान और मजदूर, इस पर हम चर्चा कभी क्यों नहीं करते। कभी इस देश की आधी आबादी के विषय पर कोई बहस क्यों नहीं होती है। मैं शुरू करना चाहता हूं आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के आज के स्पीच से। कांग्रेस 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 कांग्रेस। अपने पूरे स्पीच में वो हंसते रहे, मुस्कुराते रहे, टीका टिप्पणी करते रहे, प्लेन से कपड़ा लाते रहे, ठहाका मारते रहे। लेकिन उन्होंने मणिपुर पर चर्चा सबसे अंतिम में की, जब मजे ले लिए। और पूरा अट्टहास के बाद उन्हें मणिपुर याद आया। उसके पहले मणिपुर के सवाल पर एक 160 आदमी की मौत के बाद भारत के प्रधानमंत्री की चुप्पी नहीं टूटती है। दुनिया की सबसे बड़ी घटना, जो लोग सदन में कभी दुहाई दे रहे थे कि इतने दिन ये हिंसा हुई, ये हिंसा मणिपुर में हुई, नॉर्थ ईस्ट में हुई, शायद वो भूल गए हिंसा और बेटियों के सवाल दोनों दो चीज हैं। दुनिया की पहली घटना है जहां 15 साल की बेटी और सैनिक के पत्नी को घंटों घंटों नंगा करके बदन पर एक भी वस्त्र नहीं, सामूहिक भीड़ के द्वारा इंटरनल पार्ट को छेड़ना और समूह के सामने, बड़ी भीड़ के सामने बारी बारी से बलात्कार करना। वह बेटी कभी मां को चिल्ला रही थी, कभी पिता को, कभी भाई को। वह मां कभी अपने पति को चिल्ला रही थी, कभी अपने बच्चों को। लेकिन इस देश का वो विकृत समाज, मुझे लगता है कि अब इस देश के समाज के बारे में इससे ज्यादा कुछ नहीं कहा जा सकता। समाज का इतना नैतिक स्तर कैसे गिर सकता? समाज इतना घिनौना कैसे हो सकता है? वैसे मैं समाज के बारे में हमेशा कहता रहा हूं कि समाज के भीतर संवेदना नहीं है। समाज जज्बात के सवाल पर कभी
मंदिर पर, कभी भगवान पर, कभी जात पर तो लड़ लेता है, लेकिन जब बात आती है रोटी की, विकास की, नौकरी की, राइट ऑफ वर्थ की, राइट ऑफ वर्क की, राइट ऑफ हेल्थ की, राइट ऑफ एजुकेशन की, राइट ऑफ जस्टिस की, राइट ऑफ ह्यूमैनिटी की, राइट ऑफ फ्रीडम की, तो हमारी कंट्री मौन हो जाती है, हमारे देश के लोग चुप हो जाते हैं। लड़ने और मरने की जज्बा खत्म हो जाती है। मैं इस देश के लोगों को भाषा पर लड़ते, लिंग पर लड़ते, जियो और सोशियो सेंटिमेंट पर, नॉर्थ साउथ, हिंदी पट्टी, हिंदी इंग्लिश, बैकवर्ड फॉरवर्ड, हिंदू मुसलमान, विभिन्न धर्म और मजहब, जातियों के आधार पर मैंने मरते करते तो देखा, लेकिन इस देश के गरीबी पर लड़ते हमने कभी नहीं देखा। इस देश के गरीबी को खत्म करने की बात पर हमने आवाज उठाते कभी नहीं देखा। इस देश के बेटियों के सवाल पर जब 3 महीने 4 महीने तक गोल्ड मेडलिस्ट बेटी चिल्लाती रह गई, किसी बीजेपी और नेताओं ने ट्वीट नहीं किया और उसके अधिकार के लिए आवाज उठाने की हिम्मत और अपने एक प्यादे को कुर्बानी देने की हिम्मत और जज्बात प्रधानमंत्री गृह मंत्री में नहीं हो पाया। निर्भया बलात्कार केस को जिस तरीके से सोशल मीडिया और आरएसएस और कई पूंजीपतियों के पैसों ने एक सेंटीमेंट को उभार के आम लोगों से जोड़ दिया था, उसके बाद उसी दिल्ली में 60% बलात्कार के केस बढ़ गए और हिंदुस्तान में बेटियों का सम्मान, मैं दिल से कहता हूं, कभी भारत के नेता बेटियों, बहनों, मां और महिलाओं के सुरक्षा, उसके सम्मान और उसके शोषण के खिलाफ कोई कठोर कानून क्यों नहीं बनाता? हम सब कभी बेटियों के सवाल पर एक क्यों नहीं हो पाते? जब हमारे पास सबसे बड़ा औजार, दुनिया का सबसे खतरनाक औजार, श्रीलंका, पाकिस्तान और बांग्लादेश के बाद से भी ऊपर पॉर्न दुनिया में सबसे ज्यादा भारत में देखा जाता हो, नेता देखते हो, पदाधिकारी देखते हो, रसूखदार देखते हो, पूंजीपति देखता हो और सोशल मीडिया का निगेटिव अप्रोच से लोअर मिडिल क्लास और वर्किंग क्लास के बच्चे देखते हो, तो उसी तरफ हाथ में स्मैक्स हो, ड्रग्स हो, कोरेक्स हो, व्हाइटनर हो, सॉल्यूशन हो, ये दो चीज जब यूथ के हाथ में पैरेलल चलता हो, समाज के बीच हर घर में इसका शिकार हो गया हो बच्चे, तो मैं आपसे पूछता हूं, क्या इस देश की किसी भी घर की बेटी और बहन सुरक्षित है? कोई ऐसा पड़ोसी होगा जिस पड़ोसी की बेटियों को पड़ोसी के द्वारा देखा नहीं जा रहा हो, छूने की महसूस न किया जा रहा हो? मणिपुर की घटना के बाद दुनिया में कोई अब घटना बच जाता है? क्या कुकृत्य भीड़ थी जिसने लगातार सामूहिक बलात्कार को अपनी आंखों से देखकर मुस्कुराहट और अट्टहास करने का सबसे बड़ा रास्ता चुना।
क्या बीतता होगा दुनिया के बच्चियों पर जब वो वीडियो देख रहा होगा। मेरी बेटी हमसे कही कि आई लिव इंडिया। क्या इंडिया में रहने के लिए पापा कोई जगह है? क्या हर बच्ची नहीं सोच रही होगी? एक बच्ची का बलात्कार हुआ था एक दिन, मिंटी सिंह, बेगूसराय, 9 साल की, मार दिया। अपने ही घर में कुदाली से खून के दबा दिया गया। उसे निकालने के बाद जब मैं 500 मीटर आगे चलता हूं तो सारे बूढ़े लोग और सब लोग ताश खेल रहे होते हैं। वहां रोना होता है, भीड़ होती है, ताश खेल रहे होते हैं। क्या संवेदना है समाज में। एक घटना नहीं है। आगे जब हम बढ़े तो 2 मासूम बच्ची हमसे कहीं मिली, बोली कि क्या अंकल मैं सुरक्षित हूं? मम्मी कहती है कि नहीं निकलना है। कोचिंग सुरक्षित नहीं है, हॉस्टल सुरक्षित नहीं है। मैंने कई बार कहा छात्रावास लड़कियों की सुरक्षित नहीं है। गवर्नमेंट की कोई पॉलिसी उसके लिए नहीं है। जिस भी घर की बच्ची छात्रावास में रह रही हो, आप मान के चलिए कि आपकी बच्ची हिफाजत और सुरक्षित जगहों पर नहीं है। बस कुछ ही दूरों पर हवस की शिकारी बैठे, इंतजार कर रहे हैं मौके का, वक्त का। खुशी पासवान मुजफ्फरपुर के एक हॉस्टल में, जहां से लड़कियों का सप्लाई होता था, मेडिकल की पढ़ाई कर रही थी। उसने विरोध किया, बिजली के करंट से तार से बांध कर मार दिया गया। आप सोचिएगा, एक बेटी ईसा सिंह, MBA की लड़की, मामा जज, पिता कॉलेज से रिटायर हुई प्रिंसिपल पर, मां पत्थर हो गई। 7 महीने पहले उस बच्ची को बेच दिया गया, नेताओं के घर पहुंचाकर वेश्यालय जगह पर। पकड़े भी गए कुछ लोग, आज तक बच्ची नहीं निकल पाई। बेगूसराय में नंगा करके बच्चियों को घुमाया गया। लगातार छोटी बच्चियों का शिकार होना, मणिपुर की घटना से लेकर गोल्ड मेडलिस्ट बेटी का यौन शोषण, और न जाने एक दिनों में लाखों बच्ची किसी न किसी सामाजिक बुराइयों के शिकार होते हैं। उस पर सदन में चर्चा क्यों नहीं होती है? इस पर हमारे देश की जनता गंभीर क्यों नहीं होती है? क्या इस देश के हर पिता, मां, भाई को यह नहीं लगता है, यदि बेटी हमारी किसी कोचिंग में पढ़ने गई है तो सुरक्षित लौट जाए? कॉलेज और स्कूल में पढ़ने गई है तो टीचर से सुरक्षित लौट जाए? हम उसी समाज के न हिस्से हैं हो जहां इस इन्वायरमेंट को बहुत ऊपर बढ़ा दिया गया। ना तो इसके प्रति कोई नेता जवाबदेह, जिम्मेदार है, अकाउंटेबल है, ना सरकार अकाउंटेबिलिटी लेती है, ना पदाधिकारी लेता है। क्योंकि लोगों को लगता है कि यह मुद्दा वोट के सियासत का के लिए नहीं है। किस जात की बेटी का बलात्कार हुआ, किस जात के लड़के ने किया, या यक्ष प्रश्न समाज के द्वारा उठाया जाता हो, आम आदमी सबसे पहले इसकी चर्चा करता हो, तो क्या पप्पू यादव जैसे लोगों को सामाजिक राजनीति का कोई आधार बचता है? क्या इस हिंदुस्तान की बेटी हमेशा, जब से दुनिया बनी तब से, सिर्फ मर्दों के लिए खिलौना है?
क्या बच्चा पैदा करने के लिए एकमात्र साधन है? क्या उनका सम्मान बोध यह कह देने से कि नारी शक्ति है, आदि शक्ति है और ये ईश्वर की मूर्ति है? देव की भूमि पर अहिल्या, कौशल्या, सीता, द्रौपदी, झांसी की रानी से लेकर दुर्गा, काली, सती, सावित्री सब पैदा हुए। आज भी हम एकमात्र आनंद का वस्तु है औरत। चार दीवारी की कैद में रहकर बच्चे पैदा कर, कभी माँ, कभी पिता, कभी भाई, जन्म हो तो पिता माँ, परे तो भाई, उससे बड़े हो तो पति, उससे बड़े हो तो बच्चे, उससे बुरा हो तो नाती नतनी और पोता पोती, जिंदगी समाप्त। एक दकियानुसी विचारधारा के बीच कभी सती, कभी विधवा, कभी बांझ, कभी भ्रूण हत्या, कभी वेश्यालय, समाज की गंदगी से बचाने के लिए मां का वो कोठा, कभी पैर में चमचमाती हुई वो पायल, हर तरह का इस्तेमाल, करवा चौथ में सहना, छठ में सहना, राखी में सहना, जहां जाओ वहां माँ की, बहनों की पवित्रता का समाज के द्वारा सिर्फ शोषण की एक प्रक्रिया। आज भी हम सदन में मणिपुर पर चर्चा नहीं कर पाए और हम गाली देते रह गए कांग्रेस को। 9 साल के बाद भारत के प्रधानमंत्री उजाला योजना पर नहीं बोलता। पहले कहते थे ये मेरा ड्रीम सपना है, स्टार्टअप पे नहीं, स्किल पे नहीं, स्टैंड अप पे नहीं, जीएसटी पे नहीं, नोटबंदी पे नहीं, काला धन पे नहीं, जाली नोट पे नहीं, 15 लाख पे नहीं, 8 करोड़ नौकरी पे नहीं, 18 लाख नौकरी पे नहीं, 9 लाख नौकरी पे नहीं, फार्मर्स के बिल पे नहीं, मजदूरों के पे नहीं, मां की सुरक्षा पे नहीं, तो फिर किस पे? ज्ञान बापी, ताजमहल, कुतुब मीनार, लाल किला, पाकिस्तान, हिंदू मुसलमान, कहां कहां इन्होंने पेट्रोल की चिंगारी को ना छिलका। मैं आपसे पूछता हूं, क्या इस हिंदुस्तान में हम सब रहे? अब जिस हिंदुस्तान में सर्वोच्च न्यायालय संकट में, लोकतंत्र संकट में, संविधान संकट में, संस्कृति संकट में, सामाजिक, सांस्कृतिक, आध्यात्मिक क्रांति संकट में, संचार क्रांति संकट में, और 9 सालों के अंदर इसी समाज के लोगों के कारण एक सरकार के 2 व्यक्ति सिपाही तक के मन को जहर कर दिया और ट्रेन में जाति और धर्म पूछ के गोली चला दिया जाए और उम्मीद और विश्वास की किरण लिए व्यक्ति अपने परिवार को लेकर के जा रहा हो और वहां ट्रेन में सोया हुआ व्यक्ति को गोली मार दिया जाता हो। भारत में रहना है तो मोदी जोगी कहना होगा। एक चिंगारी महाराष्ट्र के ट्रेन में, दूसरी चिंगारी हरियाणा के खूबसूरत आर्थिक शहर के, दुनिया के और अपनी इतिहास की ओर दुनिया को आकर्षित करने वाला वो शहर
जहाँ हमारे बच्चे मुस्कुराते हैं। हम रात के 2 बजे जीने की उम्मीद ढूंढते हैं। हमारे भीतर मुस्कुराने का कुछ पल होता है। उस शहर को हिंदू मुसलमानों के सवाल पर 2 लड़के मोनू और सोनू जो पहले से तय होता है, और हरियाणा को रक्त रंजित रक्त चरित्र के साथ रक्तपात कर देता है। एक यंग लड़का, सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, एक यंग लड़का उस गीत को गाता है और चिल्लाता रहता है, उसको जिंदा जला दिया जाता है। एक तरफ मणिपुर जहाँ 165 हत्या है, 4 महीने तक प्रधानमंत्री मौन, एक तरफ यह विकृतियां, दूसरी तरफ बिहार का हर शहर रक्त रंजित रक्त चरित्र। एक व्यक्ति भी, एक नेता भी सोशल मीडिया और ट्वीट के अलावे और एक दूसरों को गाली देने के अलावे कभी बिहार के सारे 13 करोड़ लोगों के बारे में ना सोचता हो। सदन में नारी खोखी की लड़ाई, निशिकांत दुबे जो कभी दलाल हुआ करता था प्रमोद महाजन का, और ना जाने क्या क्या हुआ करता था, शरीर को बेचने के से साथ साथ किस किस चीज का धंधा न करता हो, लाइजनिंग से लेकर लाइजनर तक, जिसके बारे में मुझे पता हो, अपनी ही ममेरी बहन से जो शादी कर ले वह मुसलमान को गाली देता है। सगी मत से ममेरी बहन, बाहरे बाह, वह सूरज को दिया जला दिखाता है, वह आकाश पे थूक फेंकता है, वह ओछी बात करता है, जो क्वेश्चन और बड़े कॉर्पोरेट घरानों पर सवाल करके पैसा कमाता हो। ऐसे लोग, स्मृति जी के बारे में कुछ नहीं कहना। मैंने दुनिया में महिलाओं की पवित्रता को भंग करने वाली ऐसी लेडीज जिंदगी में ना देखी। मैं सम्मान करता हूं, लेकिन जिसकी भाषा में मर्यादा ना हो। निशिकांत दुबे तो एक छिछोरे जैसे चरित्र का एक बेमिसाल अनमोल पात्र बन गया। उसके बारे में मैं कुछ नहीं कहूंगा। एक ऐसे पात्र का चयन बीजेपी ही कर सकती है। बड़े मियाँ तो बड़े मियाँ, छोटे मियाँ सुहाना, शीशे के घर में रह के पत्थर मारना, जिस डाल पर बैठा अंजामे गुलिस्ता क्या होगा, हर डाल पर उल्लू बैठा। नेताओं के बारे में मेरी मान्यता है कि इस दुनिया में सभी तरह के पाप कुकर्म और सभी तरह की विसंगतियां और दकियानुसी विचार नेताओं के कुकर्म से, उसके कुकर्म मेहनत से, चरित्र से निर्माण होता है। अन्यथा भ्रष्टाचार पर चर्चा ना हो। जिस देश में आर्थिक आजादी पे चर्चा ना हो, इकोनॉमी पे चर्चा ना हो, सर्वशक्तिमान भारत की बात ना हो, हमारा डॉलर दुनिया में सबसे नीचे चला जाए, जीडीपी हमारा कोलैप्स कर जाए, सारी संस्थाएं ईडी, सीडी, आईडी, आरबीआई 85 लाख हजार करोड़ रुपया बैंक में छपता है और आरबीआई नहीं पहुंचता है। एलआईसी से लेके सब कुछ अदानी और अंबानी के यहाँ। सारी संस्थाओं को पूंजीपतियों के पैर के तले गिरवी रख देना। हम बीएसएनएल से लेकर जितनी सारी वस्तुएं हैं
वो अदानी की संपत्ति, अंबानी की संपत्ति। आज सदन में इस मुद्दों पर बहस ना हो, चर्चा ना हो, बेटियों पर गंभीरता से चर्चा ना हो, मणिपुर आज हर देश के बच्ची का सवाल बन गया हो, देश का हर घर, हर बहन सुरक्षित हाथों में ना हो, सारी संस्थाएं में गिद्ध दृष्टि से रावण बैठा हो। एक रावण का पैदा हुआ था तो राम के कैरेक्टर हनुमान का चयन हुआ था। सुग्रीव और विभीषण भी पैदा लिए थे, जामवंत भी पैदा लिए थे। एक कंस पैदा लिया था तो कृष्ण के साथ अर्जुन और युधिष्ठिर का समावेशी विचारधारा, ऊर्जावन, समर्पण भाव से मानवीय जीवन के निर्माण के लिए महाभारत की पहलू तैयार की गई। अब तो न जाने कितने कंस और रावण पैदा, न राम का कैरेक्टर है, न कृष्ण का कैरेक्टर, न कोई गुरु नानक होंगे जो 4 बच्चे के चिनार में चिना देंगे, न कोई बुद्ध, न कोई मोहम्मद, न कोई शिव जहर पी पाएगा। अब तो घरे घर रावण है, अब तो हर घर में कंस है, अब तो हर घर में ना जाने मेरा बस चले। मानवीयता को बचाने के लिए दुनिया के किसी भी सीमा को पार किया जा सकता, अब नहीं। सदन समाप्त हो गया। लोकसभा और विधानसभा सिवाय गाली गलौज के और सिवाय सियासत के बलि के भेंट चढ़ जाए, नफरत के अलावा दूसरी बात ना हो, मोहब्बत के रास्ते तय करने के लिए मेरे पास वक्त ना हो, सिर्फ हर तरह के खेतों में, हर तरह के बाग में नफरत के बीज बो दिया जाए, वो महक बाग की खत्म हो जाए, मुस्कुराता हुआ मासूम बच्ची हमारे जीवन की ऊर्जा भर देता हो। आज अपने हाथों से बच्चियों के लाश उठाते हो। सोचिएगा, आपकी बच्ची कहीं न कहीं नरभक्षी की आंखें देख रहा हो। गंभीर कठोर कानून के लिए हम सबको एक होना पड़ेगा। राजनीति से कोसों हजारों दूर इस देश की बेटियों और मां को बचाने के लिए हमें निर्णायक क्रांति और महाभारत और रामायण से भी बड़ी लड़ाई की तैयारी करनी है और हम सबको मिलकर लड़ना होगा, तभी हम हिंदुस्तान की बच्चियों को हिफाजत से रख सकते हैं। दूसरी तरफ सर्वोच्च न्यायालय आज एक बिल आया कि चुनाव आयोग सिर्फ पीएम और पीएम के द्वारा मनोनीत मेंबर और विपक्ष के नेता तय करेंगे। मतलब प्रधानमंत्री जो चाहेगा वही होगा और उसकी कठपुतली होगी। चुनाव आयोग को जैसे मन होगा वैसे चुनाव करवाएंगे, सिग्नेचर कर देने की जरूरत है। सर्वोच्च न्यायालय के चीफ जस्टिस को चयन की प्रक्रिया से निकालने का बिल आज राज्यसभा में पेश हुआ है। इतना खौफ चनरचूर से क्यों? मैं बार बार कहता हूं, एक ईमानदार आदमी, एक कर्तव्यनिष्ठ आदमी, अपने कर्तव्यों के पथ पर चलने वाला वो पथिक जो खुद को समाप्त कर संपूर्ण भारत के 140 करोड़ लोगों के लिए जी लेता हो, इतिहास वहीं से शुरू होता है और उसी इतिहास को मिटाने की तैयारी नरेंद्र मोदी की सरकार कर रही है। उसी संस्कृति को मिटाने की तैयारी नरेंद्र मोदी की सरकार कर रही है। उसी मोहब्बत के सुगंध को मिटाकर नफरत के जहर को लोगों तक पहुंचाने की तैयारी
नरेंद्र मोदी की सरकार कर रही है। संपूर्ण भारत के वसुधैव कुटुंबकम का वो गीता, कुरान, बाइबल का समावेशी वो संविधान को समाप्त करने की तैयारी आने वाले 24 में सिर्फ कोई चुनाव उसके बाद नहीं होगा इस भारत में। कोई बीपीएससी और यूपीएससी इस भारत में नहीं रहेंगे। आरएसएस जो तय करेगा उसी की इंटरव्यू होगी, वही सेना में जाएंगे, वही सिपाही में जाएंगे, वही आईएएस होगा, वही भी कलेक्टर होगा। कोई जाति जनगणना नहीं होगी, सब कुछ समाप्त। और उसी का लेंथ 2023। सर्वोच्च न्यायालय पर चोट, जिस चंद्रचूड़ जी ने ईडी के डायरेक्टर राजेश मिश्रा के सवाल पर अपने वक्तव्य दिए, क्या हिंदुस्तान में 3-3 बार एक व्यक्ति को लगातार प्रोन्नति करना, क्या उससे ईमानदार आदमी कोई नहीं है? नहीं। उस राजेश मिश्रा को टास्क दिया गया है, सबकी संपत्ति छीन लो 3 महीने में। अरविंद केजरीवाल को जेल कैसे भेजना हो तय तुम करो। पूरी आम आदमी पार्टी को समाप्त करो। पूरी कांग्रेस के आवाज, तो चंद्रचूड़ जी ना होते सर्वोच्च न्यायालय तो राहुल गांधी को तो जेल जाना ही था। राहुल गांधी के मोहब्बत के आवाज को तो दफना दिया गया था, कैद कर दी गई थी। लोकतंत्र में ऐसा कभी नहीं देखा गया, ना सुना गया, नहीं महसूस की गई थी। महसूस कीजिएगा, कभी मणिपुर, कभी ट्रेन, कभी हरियाणा, कभी बेटी, कभी चंद्रचूड़ जी, कभी हाईकोर्ट और लोअर कोर्ट का फैसला राहुल गांधी के खिलाफ क्या कहता है। सर्वोच्च न्यायालय के आदेश को नहीं मानना, क्या हम आप सुरक्षित हैं? सर्वोच्च न्यायालय को चैलेंज कर देना। विधायक पालिका सर्वोच्च है, लेकिन इसका मतलब संविधान की मर्यादा और उसकी लकीर के बाहर लक्ष्मण रेखा को पार करने की इजाजत बाबा साहब अंबेडकर ने किसी भी राजनीतिक बहुमत को नहीं दिया था। आप बहुमत में होंगे, इसका यह मतलब नहीं कि रावणों के अहंकार हिटलर के खिलाफ के तरह आप निरंकुशता को संविधान से और लोकतंत्र से ऊपर अपने को मान। आप भगवान नहीं है मोदी जी। हिंदुस्तान का कोई पीएम और सीएम, कोई भी नेता भगवान नहीं हो सकता। वह सिर्फ जनता का जनप्रतिनिधि है, सेवक है, सिर्फ सेवक। भगवान यदि कोई है तो सिर्फ जनता है, सिर्फ गरीब लोग हैं, सिर्फ किसान हैं, सिर्फ वो यूथ है जो जिसके टैक्स से भारत में हम जीते हैं। कोई नेता भगवान नहीं हो सकता। मोदी जी, आप अपने को स्वयं को भगवान समझ लिए। वक्त की थपेर मोदी जी भरो भरो को समाप्त कर दिया। जब रावण का इतिहास मिट गया, जब कंस के इतिहास मिट गए, कई तरह के दुनिया में साम्राज्य कायम करने वाले का इतिहास मिट गया। आप किस खेत की मूली है? हमारा सर्वोच्च न्यायालय आज भी सर्वोच्च है, उसको चैलेंज कोई नहीं कर सकता। बिहार बार बार, कभी बिहार के मुद्दे पर हम सोचते नहीं हैं। आज हमारे सामने सबसे बड़ा मुद्दा
बेरोजगारी का है, सबसे बड़ा मुद्दा भ्रष्टाचार का है, सबसे बड़ा मुद्दा बिहार के गरीबी का है, बिहार के मजदूरों की पलायन का है, सही रूप से पानी का है। लगभग हाथ खाली है, हम अधिकार से भी वंचित हैं, हम संवैधानिक दायित्व से भी वंचित हैं। भारत के सभी तरह के विचारों की स्वतंत्रता पर चोट कर दिया गया, हमले कर दिए गए। किसी भी समाज, वर्ग, समूह, लिंग, क्षेत्र, भाषा के विचारों की स्वतंत्रता के जीने पर हमला हो चुका है। किसी को भी स्वतंत्र रूप से जीने की, मुस्कुराने की अवसर 9 सालों में छीन ली गई। हम आर्थिक, इकोनॉमिकल जस्टिस पर, आर्थिक आजादी पर बात नहीं कर रहे हैं। मैं कई बार कहा हूं, बिहार में हमें माफियाओं से, अपराधियों से लड़ने की जरूरत है। भट्टी साहब का चयन तो किया गया, लेकिन उनकी फ्रीडम को किसी के हाथ में बांध दिए गए। यह सही नहीं है। मैं अपनी सरकार से आग्रह करूंगा, जिस भट्टी जी को मैं बहुत नजदीक से जानता हूं, जिसके रग रग में ईमानदारी हो, अपराधी, माफिया, दलाल, नेता, जिसके नाम सुनकर जिसके भीतर गलत काम करने का प्रवृत्ति खत्म हो जाए। आखिर क्या मजबूरी है उनकी कि स्वतंत्र होकर वो काम नहीं कर पा रहे। अन्यथा ये अपराधी जो गैंगवार में लगातार मुजफ्फरपुर, पटना, बेगूसराय, जिस शहर में गैंगवार हो जाए, समझिएगा वो राज खत्म हो जाता है। गैंगवार स्वाभाविक नहीं है, यह अनैतिक है, नैतिक नहीं है। कभी किसी विषय विचार को लेकर के कोई घटना घटित हो जाए चलेगा। संगठित गैंगवार जातियों के बीच या जमीन के अधिपत्य और या शहरों का मालिकियत बनने का जिसके भीतर अहंकार जग जाए, वह नासूर बन जाता है। और आज मुजफ्फरपुर नासूर बन गया, बेगूसराय नासूर बन गया। चैलेंज करता है पप्पू यादव को। मैंने तो तब भी कहा था, तुम्हें जितनी ताकत और गोली है, आम आदमी को मारने से बेहतर है पप्पू यादव को मारो। मैं लड़ने को भी तैयार हूं, मरने को भी तैयार हूं, लेकिन जब तक मैं जिंदा रहूंगा, इस बिहार की बेटी, मां, बहनों की हिफाजत, मेरे जिंदगी का एक एक खून का कतरा जब तक जिंदा है, मैं हिफाजत करूंगा, लड़ूंगा, चतुर्भुज स्थान जैसे चीजों के खिलाफ खड़ा होऊंगा। कोई अपराधी हो, अंटू, संटू, खंटू, मंटू, लंटू, चंटू, कोई शूटर, मौत किसी के हाथ में नहीं है, वक्त तय करेगा। विचार जिंदा रहता है कि किसी का नाजायज ताकत। समाज को मरते दम तक कमजोर नहीं होने देंगे और समाज पर बोझ भी नहीं पड़ने देंगे। बिजली के सवाल पर मैं लगातार, पहले भी 90 में मेरी लड़ाई बिजली से थी। बिना बिल के, बिना पंखा चले 3300, 3400, 24,000 का बिल आ जाए। एक दिन में हमारे घर में बल्ब जली ना 500 का बिल आ जाए। स्मार्ट मीटर का मतलब आतंक मीटर। और हर शहर में इंजीनियर, एग्जीक्यूटिव इंजीनियर का स्वरूप यदि रावण के आतंक की तरह हो जाए और
गरीब मिडिल क्लास, लोअर मिडिल क्लास फैक्ट्रियों को बिजली मिलता रहे, पैसे लेकर के उसके बिजली नहीं कटेंगे, रसूखदार के घर में नहीं कटेंगे। हमारी कमाई, शहर की छोटी छोटी फैक्ट्रियां, गांव में 3 घंटे 4 घंटे बिजली नहीं, पूरी बिजली की कटौती। और उसके बाद क्यों गरीबी रेखा के नीचे रहने वालों को बिजली बिल क्यों? 6,000 पर कैपिटा इनकम वालों को बिजली बिल क्यों? 5 किलो अनाज देने वाला 84 करोड़ हिंदुस्तान को, उसके लिए बिजली बिल क्यों? आप 8.5% मीटर के आधार पर आप लीजिए, आप पूंजीपतियों से लीजिए, आप टैक्स के पैसे से जिसका तनख्वाह लाख रुपए से ऊपर हो, 50,000 से ऊपर लीजिए। आप एमएलए, एमपी, मंत्री, राजनेता, उनसे लीजिए। दस एकड़ से 5 एकड़ से ज्यादा जमीन वाले से मिनिमम बिजली बिल लीजिए। लेकिन 90% जो देश में 82-84 करोड़ को अनाज दीजिएगा, 92% का पर कैपिटा इनकम 92% लोग का 6,000 हो, और उस पर बिजली का बोझ, यह सरकार की विचारधारा नहीं हो सकती। उसके खिलाफ लड़ेंगे। पुलिस गोलीकांड को झुटलाना, और मैं बार बार न्यायिक जांच की मांग कर रहा हूं, लगातार बंद, फिर जाना क्रॉस सभा, और फिर बिजली के आतंक और 22 घंटा बिजली के सवाल, और आम लोगों पर बोझ ना पड़े। आर्थिक आजादी के लिए इस बिहार के 13.5 करोड़ की हर तरह के बोझ की आजादी के लिए हम पदयात्रा की शुरुआत किशनगंज, कटिहार, पहली सीमांचल, फिर कोसी, फिर मिथिला, फिर मगध की धरती पे करेंगे। हमारी इस बिहार की बेरोजगारी से आजादी, किसी भी तरह के आर्थिक बोझ से आजादी, भ्रष्टाचार से आजादी, मगध में पानी नहीं मिलना, उस इतिहास को याद करें, और बाढ़ से नहीं आजादी मिले, आर्सेनिक और आयरन पानी से आजादी ना मिले, यह विचारधारा ना हो, सही नहीं है। इसीलिए हम आपसे सिर्फ इतना कहना चाहेंगे कि आप मौन क्यों हो चुके हैं, आप चुप क्यों हैं? क्या ये इस पॉलिटिशियन को गठबंधन से फुर्सत नहीं है? जाति का गठबंधन ही सिर्फ मात्र एक सबसे बड़ा मंदिर का काम बच गया है, कर्तव्य बच गया है। कौन जाति किस गठबंधन में, इसके अलावे बिहार और भारत में कोई चर्चा का विषय नहीं। 2024 के चुनाव तक अब कोई बातचीत नहीं, सिवाय जुमलेबाजी के, सिवाय हम इतना नौकरी देंगे, हम ये करेंगे। क्या हमारी सरकार, जो कल 12 महीना हो चुकी है, क्या एक नई इतिहास लिखने की तैयारी में आगे ना बढ़े? सिर्फ लगातार आप प्रयास कर रहे हैं। मैं उम्मीद करता हूं कि आप चमत्कार की ओर बढ़िए, या देश और पब्लिक चमत्कार को नमस्कार करती है। चेंज करिए इस हॉस्पिटल को, चेंज करिए इस बिजली को, चेंज करिए इस एजुकेशन सिस्टम को। सारी अकाउंटेबिलिटी तय जनता पर कर दिया जाए, और जो पदाधिकारी चोर है, जो जातिवादी है, जो धर्मवादी है, उसकी अकाउंटेबिलिटी तय ना हो, वो जेल ना जाए, उस पर 5 लाख की जुर्माना ना हो। लेकिन मट्टी भरा ट्रैक्टर का जुर्माना किसान पर 40,000, 1 लाख थोप दिया जाए, खुद की मट्टी। वहां के माइनिंग अफसर पर 2 लाख का जुर्माना ना हो, लेकिन किसान पर 40,000 का अकाउंटेबिलिटी तय कर दिया जाए।
बाहर है सरकार। पूरा का पूरा बालू माफियाओं का साम्राज्य। हर 15 दिनों के बाद 10 हत्या, हर 15 दिनों के बाद 5 हत्या। क्या हम सब को सरकार से अपेक्षा नहीं करना चाहिए कि किसी एक चीजों से हमें मुक्ति मिले? हम अपनी सरकार से मांग करेंगे राइट टू वर्क, राइट टू हेल्थ एंड राइट टू एजुकेशन। इस कानून को लाइए। राजस्थान की सरकार ने राइट टू हेल्थ का कानून लाया है। हम इस कानून की अपेक्षा आपसे करते हैं। हम चाहते हैं एक नया चमत्कार। हम चाहते हैं, आप चुनाव के समय मैं जानता हूं कि नियोजित शिक्षक जो 4 लाख हैं उनको सरकारी माला पहनाने की तैयारी होगी। हम इसी तरह नए 4 लाख शिक्षक के एग्जामिनेशन को, जिसको आपने अंतिम समय में ले लिया, सीसेट और टीटी से लेकर एसटीटी से लेकर, बहुतों की उम्र खत्म हो जाएगी, बहुतों ने 4 साल गंवा दिया। उसकी आर्थिक, शारीरिक, मानसिक सब चीजों पर चोट पड़ गई। फिर से आप बीपीएससी के तहत, क्या यूपीएससी के बच्चे बैठे हैं दिल्ली में, फिर से हिंदी सीसेट को बदल दिया गया। सिलेबस से बाहर एग्जामिनेशन लेना, यह कौन सी रूट आउटपुट है? पूरा का पूरा यह एग्जामिनेशन सिलेबस से बाहर 60 और 30% लिया गया, 40 और 30%। सारे बच्चे और बच्चियां दिल्ली में बैठा है और एक भी एमपी एमएलए तैयार नहीं हो रहा है। उसी तरह यहां बीपीएससी के एग्जाम में सेंटर भ्रष्टाचार से भर जाएगा। क्वेश्चन आउट होंगे, पैसे पर रिजल्ट दिए जाएंगे। गरीब, प्रतिभावान, मिडिल क्लास के छात्र बर्बाद हो जाएंगे। हमें मिलकर लड़ाई लड़नी होगी। हम यह सवाल करें नरेंद्र मोदी जी से कि 9 साल में सिर्फ कांग्रेस के अलावे, हिंदू मुसलमान के अलावे, पाकिस्तान के भी अलावे, आपने कभी चाइना को चैलेंज क्यों नहीं किया? आपने कभी रूस और अमेरिका की बात क्यों नहीं की? आप कभी जापान, इंग्लैंड, जैसे देश के डेवलपमेंट की बात क्यों नहीं किया? हमेशा पाकिस्तान, हमेशा मुसलमान, हमेशा रक्त रंजित, हमेशा कांग्रेस और राहुल गांधी को गाली देना। 9 महीने में आपने क्या किया? सिवाय पत्थर के, सिवाय सेंटिमेंट के, इस पर आप कभी नहीं बोलते। इस देश के युवाओं का सवाल है कि आप रोजगार पे क्यों नहीं बोलते? इस देश के बेटियों का सवाल है, आप आधी आबादी पर क्यों नहीं बोलते? आप महंगाई पर क्यों नहीं बोलते? आप उजाला योजना पर क्यों नहीं बोलते? 5% लोगों के घर में उजाला योजना का एक भी सिलेंडर नहीं बचा। 7% लोगों को हिंदुस्तान में एसी नहीं है, 8% लोगों को नहीं है, सिर्फ 7% लोगों को है। इस पे चर्चा नहीं करते। चर्चा दिल की बात में राहत खान ने पूछ रहे हैं, आप किससे अब लगातार जो सेकुलर और आम लोगों की लड़ाई लड़ता हो, तो आप अंदाजा कीजिए कि विपक्ष की एकमात्र आवाज वो कहां कहां भीख मांगते रहे। जनता के कारण पप्पू यादव को दुनिया में कोई ऐसा कुकर्म है जो देखना नहीं पड़ा। हम तो जनता के बदौलत और जनता के भरोसे लड़ना चाहते हैं। क्या इसमें आप सहमत नहीं हैं? और सुनील कुमार जी कब तक जात पात और नफरत पे चुनाव होंगे? धर्म पे? ये प्रबुद्ध लोगों से पूछिए, यूथ से पूछिए कि बेरोजगारी पे बात क्यों नहीं करते।
उनसे पूछिए एजुकेशन पे बात क्यों नहीं होती है, गरीबी पे बात क्यों नहीं होती है, भ्रष्टाचार पे बात आप क्यों नहीं करते हैं। ये तो सब मिलके करते हैं, दोषी तो समाज है। सत्यप्रकाश पटेल और प्रशिक्षित शिक्षक के मामले पर भी ध्यान दिया जाए। तो कोई, मैंने तो शिक्षक की लड़ाई तो लगातार पटेल जी लड़ रहा हूं। लड़ कौन रहा है? नियोजित से लेकर एसटीटी से लेकर सारी बीपीएससी यूपीएससी की लड़ाई कौन लड़ा आज तक? छोड़िए कोरोना बाढ़ और आम आदमी का मर्डर से लेकर बलात्कार, लड़ कौन रहा है विचारों पर? आपके अधिकार की आवाज उठाता कौन है? रोहित कौशिक जी बारसोई गोलीकांड में सराहनीय है। हम आपसे अपेक्षा करते हैं कि इसमें आपकी ताकत मिले। रवि सिंह, संकट में वक्त जब आप सांसद जनता के बीच आप होते हैं, लेकिन अभी कमी खलती है। ये तो आपकी जिम्मेदारी है। मैं आपके स्नेह और आशीर्वाद से आगे बढ़ना चाहता हूं। बिहार में अपराधियों का मनोबल आर एस भट्टी भी नहीं तोड़ पाए। नहीं, भट्टी के कदम को रोक दिया गया है, उसके जाबी पहना दिए गए हैं। भट्टी ऐसा पदाधिकारी नहीं है और लॉ एंड ऑर्डर के लिए चैलेंजिंग तो है यह बिहार। मैं हर अपराधियों को चैलेंज कर रहा हूं। 2024 में कहां से लड़ेंगे? जहां से जनता चाहेगी, जनता मालिक है, मैं उसे भगवान मानता हूं। मेरे लिए चुनाव लड़ने के लिए चाहे खगड़िया हो, सीतामढ़ी हो, मधेपुरा हो, पूर्णिया हो, जहां से जो सुपौल हो, कटिहार हो, जहां से जनता हमें ताकत देगी और खुद पुत्र के रूप में चुनाव लड़वाना चाहेगी, गठबंधन धर्म के लिए पागल नहीं होगी, मेरा कदम उधर बढ़ेगा। इंजीनियर दीपक जनता समझने वाली नहीं है। अगर समझ गई होती तो हाल नहीं होता। बिल्कुल मैं आपसे सहमत हूं। बिना शर्त इंडिया में शामिल हो। बिना शर्त का क्या मतलब? घनश्याम जी जैसे कहिए, कह दीजिए चुनाव नहीं लड़ना है। क्या यही लोग आपकी लड़ाई लड़ेंगे जो 20 सालों से घर में बैठे हैं, जिसको लाठी खाना? बिना शर्त का क्या मतलब? मैं तो बिना शर्त गठबंधन के लिए तैयार हुई। क्या ये पप्पू यादव को एक भी सीट न दें? यही शर्त है आपका? जिस देश के प्रधानमंत्री दंगाई हो, धार्मिक उन्माद, प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री बनने तैयारी हो, वहां माननीय जुमलों की बात करना बेमानी होगी। सही बात आपने कहा महेंद्र सिंह जी। प्रधानमंत्री मुख्यमंत्री सिर्फ यदि गठबंधन की राजनीति में परेशान हो और पूरा वक्त नेताओं का जातीय गठबंधन और धार्मिक उन्माद में लग जाए, गाली गलौज में, नारी खोकी की, औरत के से भी बदतर नारी खोकी की लड़ाई विधानसभा और लोकसभा में हो, सिवाय निचले स्तर के गाली गलौज के कभी विचार विषय और भारत के 140 करोड़ लोगों की बात ना हो, तो आपने तो सही कहा, कुछ भी फायदा नहीं है। नागा अर्जुन की वो बात याद आती है, सड़कें शून्य हो जाए तो लोकसभा और विधानसभा आवारा हो जाती है। जनता यदि संघर्ष करने की, लड़ने की, आवाज देने की जज्बा खत्म हो जाए तो नेता कंप्लीट रूप से अनैतिक हो जाता है, चरित्रहीन हो जाता है। उसके पास फिर मूल्यों के लिए जीने के लिए, और वो जनता को मालिक नहीं मानता, स्वयं भू भगवान हो जाता है। बहुत बहुत धन्यवाद। सोचिएगा कि आज लोकसभा में क्या हो रहा है। सोचिएगा कि नरेंद्र मोदी जी सिर्फ कांग्रेस और राहुल गांधी के अलावे, पाकिस्तान और मुसलमान को गाली देने के अलावे, अल्पसंख्यक ईसाई और दलितों के सम्मान पर चैलेंज करने के अलावे दूसरी क्या बात करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।